ठीक है बच्चों, तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे। प्रतिरोध में प्रयुक्त होने वाले पद। पहला है प्रतिरोधक, दूसरा है परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध, तीसरा है चालक और चौथा है अचालक, पांचवा है अर्धचालक। रेजिस्टर, वेरिएबल रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस और कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर। प्रतिरोधक में प्रयुक्त होने वाले पद कौन कौन से हैं? ये 5 होते हैं। प्रतिरोधक है, परिवर्ती प्रतिरोध है, चालक है, अचालक है और अर्धचालक है। ठीक है बच्चों, वह अवयव जो किसी परिपथ में धारा का विरोध करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिरोधक कहते हैं। परिवर्ती प्रतिरोधक स्रोत की वोल्टता में बिना कोई परिवर्तन किए तो धारा को नियंत्रित जाने वाले अवयव को परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं, और जिसे हम क्या कहते हैं? धारा नियंत्रक कहते हैं, रिहास्टेड। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? चालक कहते हैं, और जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से नहीं हो पाता है उसे हम क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। जो चालक और अचालक के बीच की कड़ी को, जो दोनों का गुण पाया जाता है चालक और अचालक के, जो अचालक का एग्जाम्पल है वो हम कह सकते हैं जर्मेनियम है और सिलिकॉन है। ये जर्मेनियम और सिलिकॉन दो अर्धचालक हैं। और चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, नंबर 1 पहला है लंबाई, दूसरा है क्षेत्रफल, तीसरा है पदार्थ की प्रकृति, पदार्थ की प्रकृति, और चौथा है ताप। चालक का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है, यानी वो लंबाई पर निर्भर करता है। अगर लंबाई हम बढ़ाएंगे क्या होगा? प्रतिरोध भी बढ़ेगा। होता है क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के, कह सकते हैं कि यह एक क्या है? व्युत्क्रमानुपाती होगा, और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। यदि पदार्थ अलग अलग होगा चालक तार का जो प्रतिरोध होगा वो भी अलग अलग होगा। और ताप पर तार का जो प्रतिरोध होता है वो ताप के क्या होता है? अनुक्रमानुपाती होता है। इट मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। प्रतिरोध इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि जो चालक का प्रतिरोध होता है वह उसकी लंबाई पर निर्भर करता है, और चालक का प्रतिरोध तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो हम लिख सकते हैं इसको कि R प्रोपोर्शनल L है, यानी R समानुपाती L होगा। R क्षेत्रफल के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। तो 1 और 2 दोनों से हम देखें तो लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट R प्रोपोर्शनल L अपॉन A। दिस इम्प्लाइज दैट R प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, एक नियतांक आएगा, उसको हम लोग रो लेते हैं और ये हो जाएगा रो इंटू एल अपान ए। देखिए ये R इक्वल टू रो एल अपान ए है। यदि हम रो इक्वल टू निकाल लें तो क्या होगा? आर ए अपान एल, आर ए अपान एल। ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। यही जो नियतांक है, जो कांस्टेंट है, इसी को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध होता है। और हम यहाँ लिख सकते हैं कि रो
इक्वल टू नियतांक सन। परिभाषा देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? किसी चालक तार का प्रतिरोध, यानी हम कह सकते हैं कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध उसके प्रतिरोध के बराबर होता है जब तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो और तार की लंबाई 1 मीटर हो। ठीक है, हम लोग आज चलते हैं सवालों पर। कुछ सवाल कराने हैं। एक क्वेश्चन है कि दिए गए पदार्थ के किसी यल लंबाई तथा ए मोटाई के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा मोटाई 2a है। ये हमारा क्वेश्चन है। हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले बच्चों हम मान लेते हैं कि प्रथम तार के लिए प्रतिरोध R1 इक्वल टू रो L अपान A। द्वितीय तार के लिए देखिए एक चीज, ये दिया हुआ है 4 ओम है और द्वितीय तार के लिए हम लिखेंगे बच्चों तो R2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो L2 अपान A2। यहाँ पर रो L2 को बताया गया है कि जो हमारा दूसरा लंबाई लेना है वो पहले लंबाई का आधा लेना है और क्षेत्रफल जो लेना है वह कितना लेना है? A2 बराबर 2a लेना है। तो यहाँ पर हम रख देंगे L/2 और A2 का मान रख देंगे 2a। तो ये आपका हो जाएगा रो L अपान 4a 1/4a इंटू रो L अपान a। देखिए 1/4 ये है हमारा पूरा R1 और R1 इक्वल टू कितना है? 4 ओम दिया हुआ है। तो 1/4 इंटू R1 का मान 4 ओम है तो हम यहाँ रख देते हैं 4 से क्या होगा? कट जाएगा तो कितना आएगा? 1 यानी 1 ओम। कितना हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर आ जाएगा 1 ओम। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं अगले सवालों पर बच्चों। यदि 120 सेमी लंबे और 0.04 मिमी व्यास वाले तार का प्रतिरोध 25 ओम है तो तार की धातु के विशिष्ट प्रतिरोध की गणना कीजिए। तो विशिष्ट प्रतिरोध आप जानते ही हैं कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो RA अपान क्या होता है? L होता है। रो इक्वल टू RA अपान L। तो सबसे पहले विशिष्ट प्रतिरोध निकालने के लिए जो क्वेश्चन में दिया गया मान है उसको हम लोग लिख लें। तो लंबाई दिया है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन लंबाई L इक्वल टू कितना दिया है? 120 सेमी। तो ये हो जाएगा आपका 120 गुणे 10 पे घाते -2 मीटर। इसको हम लोग मीटर में बदल लेते हैं तो 1.2 हो जाएगा आपका मीटर। व्यास बराबर आपको दिया गया है 0.04 मिमी। 0.04 मिमी व्यास हो गया। अगर व्यास दिया है 0.04 मिमी है तो R बराबर हो जाएगा 0.04/2 इंटू 10⁻³ मीटर। ये हो जाएगा 0.02 डिवाइड करेंगे इंटू 10 पे घाते -3 मीटर। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 पे घाते -5। यहाँ पे आपको त्रिज्या भी मिल गया। उसके बाद प्रतिरोध कितना दिया है बेटा? प्रतिरोध आपका कितना है? प्रतिरोध है आपका 25 ओम है। प्रतिरोध हो गया। तो आप जानते क्या है विशिष्ट प्रतिरोध? रो इक्वल टू क्या होता है? RA अपान L। देखिए R 25 है इंटू A आपको मालूम नहीं है तो हम जानते हैं कि A इक्वल टू क्या होता है? πr² होता है। तो ये हो जाएगा 3.14। अगर हम पाई का मान रखें तो 3.14।
इंटू आर का मान आप निकाल चुके हैं, 2 गुणे 10 पे घाते -5, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा इतना मीटर स्क्वायर। और यहाँ आप उसको रख दीजिए 3.14 गुणे 2 गुणे 10 पे घाते -5 का होल स्क्वायर आएगा आपका यल। लंबाई कितना है 1.2 मीटर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका देखिए 25 गुणे 3.14 गुणे 2 दूनी के 4 10 पे घाते -10 बटे के 1.2। जो कटेगा उसे काट दिया जाए। यहाँ पर देखिए 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें, अगर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 25 गुणे 3.14 गुणे 4 गुणे ये हो जाएगा 10 पे घाते -9 बटे के 12। देखिए 25 चौक के 100, 25 चौक के 100 गुणे 3.14 गुणे 10 पे घाते -9 ये हो जाएगा आपका बटे के 12। यहाँ से इसमें गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 314 गुणे 10 पे घाते -9 अपान 12। अब इसको डिवाइड कर लीजिए। डिवाइड करेंगे तो रो इक्वल टू आ जाएगा 12 दूनी 24, 24 7, 12 छक्का 72, फिर 2 बचा तो 12 एकम 12 और 8 बचा तो 12 छक्का 72 गुणे 10 पे घाते -9। तो हम लोग लिख सकते हैं 2.616 इंटू 10⁻⁸ ये हो जाएगा आपका 2.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। ओम मीटर। तो ये है आपका विशिष्ट प्रतिरोध। आंसर ओम का नियम। ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है बच्चों? किसी चालक की भौतिक अवस्था लंबाई तथा क्षेत्रफल में परिवर्तन किए बिना चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा उसमें बहने वाली धारा I का अनुपात सदैव नियत रहता है। यही है ओम का नियम। और ओम ने बताया था कि यदि हम V और I के बीच कोई ग्राफ खींचें तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होता है। वो प्रयोग करके उन्होंने बताया और एक ग्राफ दिया। उस ग्राफ को हम लोग याद रखेंगे। वो ग्राफ जैसे ये मान लेते हैं इस तरफ V है और इस तरफ क्या है I है। इधर विभव है और इधर क्या है धारा है। इसके बीच अगर ग्राफ खींचा जाए तो वह एक क्या होता है सरल रेखा प्राप्त होता है। ये x एक्सिस है, ये आपका क्या है y एक्सिस है, ये ओरिजिन है वो है। ये है आपका विभवांतर और ये है आपका धारा, वैद्युत धारा। तो दोनों के बीच में ग्राफ अगर हम लोग खींचे तो R इक्वल टू हो जाएगा V/I। यहाँ पर अगर आप देखें तो जो विभवांतर होता है V होता है बच्चों, V प्रोपोर्शनल I के होता है। यानी जैसे जैसे धारा बढ़ेगा विभवांतर वैसे वैसे क्या होगा बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित अनुपात में बढ़ेगा। इसका अनुपात हमेशा समान रहेगा। जैसे यहाँ पर निश्चित अनुपात का मतलब ये होता है जैसे 1/2 है तो 2/4 हो जाएगा। ये कैंसिल करेंगे तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। अगर मान लीजिए ये 6 है तो ये 12 होगा। 6 एकम 6 6 दूनी के 12। ये भी देखिए 1/2 आया है ना। ऐसे ही 7/14 है तो 7 एकम 7 7 दूनी के 14। तो ऐसे क्या है इसका जो रेशियो है वह क्या है सेम है, रेशियो
सेम है तो निश्चित रूप से जो ग्राफ की रेखा मिलेगी वह हमें क्या मिलेगा, एक सरल रेखा मिलेगा, स्ट्रेट लाइन मिलेगा। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि भी प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई हो जाता है भी आई इंटू आर, यानी इसके जगह पर आर कांस्टेंट आ जाता है। तो ठीक है, ये ओम का नियम है, याद रखेंगे। ओम के नियम का सत्यापन इसी ग्राफ की सहायता से किया गया। अब हम लोग चलते हैं प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, श्रेणी क्रम संयोजन। दूसरा है समांतर क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन कहता है सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। और जो समांतर क्रम संयोजन है उसको बोला जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये याद रखेंगे आप लोग। तो चलते हैं पहला संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। जो श्रेणी क्रम संयोजन होता है उस श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोधों को पहले आपको बता दें कि श्रेणी क्रम संयोजन जो होता है प्रतिरोधों को इस प्रकार से जोड़ा जाता है बच्चों। अगर हमारे पास 3 प्रतिरोध मान लेते हैं कि एक R1 हो, एक R2 हो और एक R3 हो, तो इसका सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पे लगा देंगे R1, ये हो जाएगा आपका R2, ये हो जाएगा R3, ये आपका है सीरीज कॉम्बिनेशन। यानी पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं तथा दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। ये प्लस हो जाएगा और इस तरह बहेगी, इस तरह से बैटरी है और ये है आपका कुंजी है, प्लग कहते हैं इसको, की है, फिर उत्पन्न होगा उसको V1 और यहाँ से जो यहाँ तक का विभव उत्पन्न होगा उसको V2 और यहाँ से जो यहाँ तक का होगा उसे V3 कहेंगे। का हो जाएगा अगर आपका R1 R2 R3 प्रतिरोध है तो इनको हम लोग श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो देखिए V1 V2 V3 ये तीनों, यहाँ पर धारा का मान समान रहेगा, सब में जो धारा बहेगी समान रूप से बहेगी क्योंकि ये श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। और अगर हम लिखें तो V1 बराबर, ये जो V1 है विभवांतर, इन प्रतिरोध के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो V1 है और ये V1 बराबर हो जाएगा IR1, धारा वही रहेगा, धारा सब में समान होगी और जो प्रतिरोध है वह R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, विभवांतर जो है V1 होगा, V2 होगा, V3 होगा। तो धारा तो समान है, धारा तो बदलना नहीं है। तो ऐसे ही अगर हम कहें V2 इक्वल टू, तो ये हो जाएगा बच्चों IR2 और V3 इक्वल टू कहें तो ये हो जाएगा IR3 हो जाएगा। अगर V1 V2 V3 तीनों प्रतिरोधों का जो तुल्य विभवांतर होगा अगर वो मान लेते हैं कि V है तो ये होता है V1 प्लस V2 प्लस V3 और V1 का मान कितना है IR1 है प्लस IR2 और V2 का मान IR2, V3 का मान यहाँ से रख देंगे IR3। सब में I कॉमन है, कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, ये है आपका V। तो बच्चों V अपान I इक्वल टू क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। देखिए V अपान I को हम लोग कहते हैं V बराबर, बहुत पहले से भी हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, V बराबर IR होता है ना। तो यहाँ से V अपान अगर I हम लिखे तो क्या आ जाएगा R, तो यहाँ से V अपान I को लिख सकते हैं R बराबर क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3।
तो ये है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। 3 प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ें तो तुल्य प्रतिरोध जो होगा R1 + R2 + R3 के योग के बराबर होगा। समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि 3 प्रतिरोध हमारे पास अगर R1 हो, R2 हो और R3 हो, इन तीनों को समांतर क्रम में संयोजित करना हो तो बच्चों इसको समांतर क्रम में संयोजित करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, इसके फिगर को। ये देखिए, एक प्रतिरोध मैं ऐसे लगा देता हूँ, ठीक, एक प्रतिरोध ऐसे लगा देता हूँ, दो के बैटरी से जोड़ देते हैं और बीच में एक कुंजी लगा देते हैं। ठीक है, 2 सिरे हमारे पास, एक ए है, दूसरा क्या है, बी है। 2 सिरों के बीच में हमें तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो हम कैसे निकालेंगे। यहाँ पर आप लोग ये समझिए कि यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे विभव समान होता है, यहाँ पर विभवांतर समान होता है, श्रेणी क्रम में धारा समान होता है। I1 बराबर हो जाएगा, अगर हम मान लेते हैं कि इसमें बहने वाली जो धारा है, हमेशा धारा प्लस से माइनस की ओर बहती है, तो यह अगर प्लस से चलने वाली धारा इस प्रकार से हो कि इसमें जो बह रही है धारा वो I1 हो, इसमें बहने वाली धारा I2 हो, इसमें बहने वाली धारा क्या हो, I3 हो, तो I1 बराबर क्या होता है, आप जानते हैं ना कि V बराबर IR होता है, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। I इक्वल टू निकालेंगे तो बच्चों V/R हो जाएगा। अब चूंकि I1 लिखना है और विभव समान रहेगा, विभव तो परिवर्तित होगा नहीं, विभव नहीं बदलता है, विभव समान रहता है, तो जब विभवांतर समान हो तो इसको I1 बराबर क्या लिखेंगे आप, V/R1, फिर I2 बराबर क्या लिखेंगे, V/R2, फिर ये हो जाएगा I3 इक्वल टू हो जाएगा आपका V/R3। I1 इक्वल टू V/R1, I2 इक्वल टू V/R2, I3 इक्वल टू V/R3। यदि तुल्य धारा, कुल बहने वाली धारा यानी इसकी परिणामी धारा I हो, तो हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, और सबको जोड़ देंगे बच्चों तो I1 कितना है, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। देखिए इस साइड देख लेते हैं, ये हो जाएगा आपका I/V सब में कॉमन है, इसलिए मैंने उसको कॉमन लेकर के इस साइड कर दिया, तो यहाँ बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखिए हम लोग जानते हैं कि I इक्वल टू क्या होता है, V/R होता है, तो ऐसा करते हैं यहाँ पे I/V निकाल लेते हैं, कितना आएगा, अगर V निकालेंगे तो ये हो जाएगा R1, R बराबर V/I। चूँकि आपको चाहिए कि I/V चाहिए, तो 1/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, I/V। तो जो I/V है उसके जगह पर हम रख देते हैं 1/R, तो 1/R रख देंगे तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये बात समझ में आई बच्चों कि अगर 3 प्रतिरोधों को हम किस क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़े, तो उसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वह 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन पर कुछ प्रश्न हल करते हैं, देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं इस पे आधारित। तो पहला हमारा श्रेणी क्रम संयोजन पर एक प्रश्न हम लेते हैं, और हमारा क्वेश्चन क्या है कि दिए गए परिपथ में 10 ओम, 6 ओम तथा 4 ओम के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, परिपथ के समतुल्य प्रतिरोधों की गणना कीजिए। तो सॉल्व करें तो सॉल्यूशन हो जाएगा आपका, पहला दिया है 10 ओम प्रतिरोध, R1 कितना है बच्चों, 10 ओम है, R2 कितना है, R2 आपका है 6 ओम है,
और R3 कितना है 4 ओम है। अगर ये श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं तो श्रेणी क्रम में संयोजित होने पर तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो जाएगा 10 ओम प्लस 6 ओम प्लस 4 ओम। सबको बच्चों जोड़ दीजिए, पूरे को जोड़ेंगे तो 10 6 16 और 4 कितना होगा 20। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कैपिटल R इक्वल टू 20 ओम। तो इस प्रकार से देखिए, है ना आसान। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं तो बहुत आसानी से लगा सकते हैं आप इसको। इसमें R1 R2 R3 तीनों को आप जोड़ दीजिए। या मान लीजिए A है, यह सिरा क्या है B है, ठीक है। इसमें आप चाहें तो एक बैटरी लगा सकते हैं और एक कुंजी लगा सकते हैं। ऐसे करके जोड़ दीजिए, ये हो गया इसका तुल्य प्रतिरोध। मैंने मान लिया कि इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है कैपिटल R, यही निकालना है। तो ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं समांतर क्रम संयोजन पर। अभी श्रेणी क्रम का जो क्वेश्चन मैंने लगाया है, श्रेणी क्रम संयोजन में 3 प्रतिरोधों को संयोजित किया गया था, वही क्वेश्चन ठीक उसी प्रकार से, बस श्रेणी क्रम की जगह हम समांतर क्रम संयोजन में ले लेते हैं। R1 इक्वल टू 10 ओम, R2 इक्वल टू 6 ओम और R3 इक्वल टू 4 ओम। ठीक है ना, ये 3 प्रतिरोध है। ये कह रहा है कि ये जो दिए गए प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में क्या है संयोजित हैं। समांतर क्रम में संयोजित हो तो तुल्य प्रतिरोध R है। यदि तुल्य प्रतिरोध R हो तो 1/के R बराबर 1/के R1 प्लस 1/के R2 प्लस 1/के R3। 1/के R1 यहाँ से रख देंगे, 1/के देखिए R1 10 है, R2 कितना है 6 है, R3 कितना है 4 है, 1/, ये है R है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 10 6 और 4 का लॉस ले लीजिए, एलसीएम ले लेंगे तो ये एलसीएम हो जाएगा 60 और 10 6 का 60, ये हो जाएगा 6 10 में 60, 10 बार में कट जाएगा, प्लस 4 से भाग देंगे तो 15 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। पूरा जोड़ देंगे तो 15 10 25 6 31/के 60, 1/के R, तो R बराबर कितना हो जाएगा 60/के 31। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध आया है आप देख सकते हैं कि 60 क्या है 31 है। इसको चाहे तो सही बटा में बदल भी दें, ऐसे भी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ओम मात्रक लिख देंगे आप लोग, यूनिट इसका क्या होगा ओम होगा। ठीक है बच्चों, मैं एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं अब जिसमें सीरीज भी कॉम्बिनेशन हो और पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, दोनों कॉम्बिनेशन हो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, ये क्वेश्चन है कि R1 किसी परिपथ में R1 R2 R3 R4 R5 सभी बराबर हैं और 3 ओम के लगे हैं। तो 3 ओम के प्रतिरोध अगर किसी परिपथ में जोड़े गए हैं, किसी बैटरी के द्वारा ये कनेक्ट किया गया है, यहाँ और मीटर लगा है, धारा मापी लगा है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि एक कुंजी लगी हुई है और R1 यहाँ है, R2 यहाँ है, R3 यहाँ है, R4 यहाँ है और R5 यहाँ लगा हुआ है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा? अगर इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि माना इसका तुल्य प्रतिरोध क्या है, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है जो हमें निकालना है। तो आपको समझाते हैं पहले, देखिए पहले इसको समझना जरूरी है, अगर समझेंगे नहीं तो फिर थोड़ा सा सुविधा होगी लगाने में। क्या कहाँ से हम स्टार्ट करें, इसमें कहाँ से ये दिमाग में आएगा ना कि सर हम यहाँ कहाँ से इसमें देखें, किधर से स्टार्ट करें जोड़ना, कौन सा पहले जोड़ें, किसको बाद में जोड़ें, है कि नहीं?
अब ऐसे तो अगर आप इसको देखें तो एक बार हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा मेन एक यहाँ पर इंड होता है और एक मान लेते हैं कि देखिए ये है, यहाँ पे इंड है या इधर इंड मान लेते हैं, ठीक है। यदि इसको हम अगर सीधा करते हैं ऐसे, सब कंडीशन आएगा, कभी भी देखिए ये इस तरफ चला जाएगा, यह इस तरफ चला जाएगा, ये यहाँ से ये इसमें कभी टच नहीं हो पाएगा, ना ही ये इसमें टच हो पाएगा। तो सबसे पहले आप देखिए इसमें कि अगर हम इसको देखें तो ये हमारा क्या है, इस कार्नर से इस कार्नर पर देखें तो ये हमारा श्रेणी क्रम में है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में है। और ये जो आएगा सॉल्व करने पर फिर ये क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। फिर जो रिजल्ट आएगा फिर इसके बाद यह, फिर पूरा टोटल यह, फिर और ये हो जाएगा आपका, फिर सीरीज कॉम्बिनेशन में हो जाएगा। तो इसमें एक बार देखिए ये दोनों R3 और R2 या R2 R3 को सीरीज कॉम्बिनेशन में लिया जाएगा। जो इसका रिजल्टेंट आता है, मान लीजिए इसका रिजल्टेंट मैंने माना कि R डैश आ गया, तो जो R डैश आएगा, अब R डैश R4 किस में होगा, पैरेलल में होगा, समांतर क्रम संयोजन में होगा। अब इन दोनों को हल करने पर जो आएगा उसको मान लेते हैं कि वो हमारा R डबल डैश आया। तो अब देखें तो R1 R डबल डैश और R5 यह किस में हो जाएगा, यह हो जाएगा फिर श्रेणी क्रम में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम हल करेंगे तो हमारा तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R निकल जाएगा। जब ये पूरा हल करेंगे तो लास्ट में हम तुल्य प्रतिरोध क्या ले लेंगे, कैपिटल R। तो सबसे पहले चलिए चलते हैं, अब बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को कैसे इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि यहाँ या चित्र से R2 व R3 श्रेणी क्रम में हैं, श्रेणी क्रम में है। R2 R3 किस में है, श्रेणी क्रम में है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध तुल्य है। तो R डैश बराबर श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे होता है, R2 प्लस R3। ये है R2 कितना है, 3 ओम है। R3 कितना है बच्चों, ये भी 3 ओम है। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 6 ओम। अब देखिए जो R डैश आया है, R डैश और R4 किस में है, समांतर क्रम में है। R किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं तुल्य डबल डैश, इसका तुल्य प्रतिरोध R डबल डैश हो। तो R डबल डैश देखिए ये समांतर क्रम में जुड़ा है ना, तो 1/के R डबल डैश बराबर 1/के R डैश प्लस 1/के R4, यहाँ डैश नहीं रहेगा, R4 मान रख दीजिए। 1/के R डबल डैश इक्वल टू 1/के R डैश का मान कितना है, 6 ओम है, तो 6 रख दीजिए। और 1/के R4 का मान 3 है, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 6 आएगा। तो यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 2, यानी 3/के 6 काट देंगे तो 1/के कितना हो जाएगा, 2। देखिए R डबल डैश का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/R डबल डैश का मान 1/2 है, तो R डबल डैश का मान क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ओम। 2 ओम हो गया। अब आपने देखा कि R डबल डैश R1 R5 किस में है, R डबल डैश R5 श्रेणी क्रम में हो, तो इसका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि कैपिटल R है। तुल्य प्रतिरोध इक्वल टू कैपिटल R। तो R बराबर होगा R1 प्लस R डबल डैश प्लस R5। R1 कितना है, R1 आपका 3 ओम है, प्लस R डबल डैश कितना है, R डबल डैश आपका आपने कैलकुलेट किया था नीचे 2 ओम है, प्लस R5 कितना है, 3 ओम है। तो 3 2 5 3
8, ये हो जाएगा आपका पूरे परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा कितना आएगा बच्चों, 8 ओम आएगा। यही आपका क्या है, आंसर है। तो आपने देखा कि सबसे पहले मैंने क्या किया, श्रेणी क्रम का क्वेश्चन सॉल्व किया, फिर समांतर क्रम का क्वेश्चन, फिर उसके बाद मैं श्रेणी क्रम समांतर क्रम दोनों का क्वेश्चन ले लिया। तो यही ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। मिश्रित क्रम संयोजन, कुछ प्रतिरोधों को समांतर क्रम में और कुछ प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में यदि हम जोड़ दें तो उसे कहते हैं मिश्रित क्रम समायोजन। तो मिश्रित क्रम संयोजन क्या होता है, एक बार आप देख लीजिए। इसको अगर हम दिखाना चाहें तो मान लीजिए कि आपका एक प्रतिरोध ये है और चल रहा है ना, ये देखिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है और ये क्या है, R4 है। तो दो प्रतिरोधों को मैंने श्रेणी क्रम में लगाया, फिर इन दोनों प्रतिरोधों को भी श्रेणी क्रम में लगाया और दोनों को किस में जोड़ दिया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। और ये आपका A इंड हो गया और ये आपका इंड क्या है, B है। और जो धारा करंट फ्लो हो रहा है वो आपका ये है। तो इस प्रकार से इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मिश्रित क्रम संयोजन। ये प्रतिरोधों का मिश्रित क्रम संयोजन है, तो इसको तीसरा कह सकते हैं। दो तो हम लोग जानते थे कि श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, और ये तीसरा है मिश्रित क्रम संयोजन। मिश्रित क्रम संयोजन में दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में मैंने जोड़ा है और दो प्रतिरोधों को ये श्रेणी क्रम में जोड़ करके फिर इनको क्या किया, समांतर क्रम में जोड़ दिया। तो इस प्रकार से जो प्राप्त ये अब प्रतिरोध हमें मिलेगा वो मिश्रित क्रम संयोजन का प्रतिरोध होगा। तो ठीक है, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए इसको अगर हम कहें तो Q का मान हमारा दिया है कितना है, 1 कूलाम है। N का मान पूछ रहा है और हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, Ni। तो N बराबर हो जाएगा Q/E। Q का मान 1 दिया है और E का मान होता है 1.6 × 10 पे घाते -19। ये ऊपर जाएगा तो 1/1.6 × 10 पे घाते क्या हो जाता है, 19। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले तो पॉइंट को हटा लेंगे, 10/16 हो जाएगा। ऊपर नीचे 10 से मैंने गुणा कर दिया और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 0 बार जाएगा पॉइंट, 16 6 का 96 और फिर 2 और 5 × 10 पे घाते कितना हो जाएगा, 19। तो ये 6.25 × 10 पे घाते कितना हो जाएगा, 18 इलेक्ट्रॉन्स इतने आएंगे। एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 × 10 पे घाते 18। क्वेश्चन और लेते हैं जो मिश्रित क्रम में है, समांतर क्रम में भी हैं और श्रेणी क्रम में भी हैं। ऐसे क्वेश्चंस देखिए आप, ये चित्र दिया गया है और फिगर को आप लोग ध्यान से देखिए। फिगर में दिखाया गया है, यहाँ पर भी आपको हम दिखा दे रहे हैं कि अगर हमारा A और B दो सिरे हों और इसमें 2 वोल्ट का क्या लगा हो, विभवांतर लगा हो, 2 वोल्ट का विभवांतर हो, तो देखिए सबसे पहले 1 ओम, 2 ओम और 1 ओम का प्रतिरोध किस में होगा, श्रेणी क्रम में होगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे जो आएगा तुल्य प्रतिरोध उसका, और मान लेते हैं कि इसका तुल्य प्रतिरोध R' है, सॉल्व करने पर इसको आया R', तो ये R' और 4 ओम का प्रतिरोध फिर किस में होगा, समांतर क्रम में होगा। और जब ये समांतर क्रम में होगा तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे। और इसमें चूंकि क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस को ध्यान से आप लोग देख लीजिए कि निम्नलिखित परिपथ में, निम्नांकित परिपथ में गणना कीजिए। पहला क्वेश्चन पूछा है कि A और B बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध B। दूसरा दिया हुआ है कि बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। तीसरा पूछा है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर की गणना करना है। तो सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पे कि 1 ओम
2 ओम व 1 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है। श्रेणी इनका तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध R डैश हो तो R डैश बराबर हो जाएगा 1 ओम प्लस 2 ओम प्लस 1 ओम। ये हो जाएगा आपका 2 1 3 1 4 ओम। ये पहला क्वेश्चन था आपका। फिर ये आपका क्या है, अभी इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध नहीं निकला है, तो हम लोग लेते हैं फिर R डैश व 4 ओम, R डैश व 4 ओम के प्रतिरोध किस क्रम में है? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में है। अगर ये समांतर क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेते हैं कि R है। तुल्य प्रतिरोध R, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है? R है। तो ये हो जाएगा 1/R बराबर 1/R डैश प्लस 1/4 ओम। 1/R डैश का मान कितना निकाले थे आप? 4 ओम। जो लगा हुआ प्रतिरोध है वो भी 4 ओम है, यहाँ तो है ही। ये हो जाएगा 2/4 हो जाएगा, हल करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा? 2 ओम हो जाएगा। और यदि R बराबर हम निकालें तो 1/R है, और यदि हम R बराबर निकालें तो क्या हो जाएगा? ये 2 ओम हो जाएगा। 2 ओम। देखिए इस परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 2 ओम। और दूसरा क्वेश्चन हमारा पूछा है कि बैटरी से प्रवाहित धारा का मान। तो धारा का मान हम लोग कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या होता है? V/R होता है। तो V हमारा 2 वोल्ट लगा है, विभवांतर कितना है? 2 वोल्ट है। R कितना है? 2 है। 2 से कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर। फिर इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? तो 2 ओम प्रतिरोध के बच्चों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि समांतर क्रम में अगर संयोजन कोई है तो समांतर क्रम में संयोजन का विभवांतर समान होता है। देखे थे कि यहाँ से अगर हम देखें तो 1 ओम 2 ओम 1 ओम का जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो कितना आया है? R डैश 4 ओम है। तो ये 4 ओम में अगर हम निकाल लें कि 4 ओम जो होता है इसमें I1 का मान कितना होगा, धारा का मान कितना होगा? तो ये हो जाएगा 0। ये देखिए V/IR होता है, V अपान R होगा, और V आपका 2 वोल्ट है, और प्रतिरोध ये जो है ये डैश, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 4। इससे काट देंगे तो 1/के कितना हो जाएगा? 2, यानी 0.5 एम्पियर। जो धारा का मान कितना आया? 0.5 एम्पियर। और पूछा है कि 2 ओम के प्रतिरोध में विभवांतर, 2 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर कितना होगा? तो 2 ओम के प्रतिरोध पर विभवांतर अगर हम निकालें तो V बराबर I1 R डैश है। तो V का मान यहाँ से हम लोग अगर लिखते हैं कितने वोल्ट का विभवांतर लगा है? 2 वोल्ट का, तो यहाँ 2 हो जाएगा बटे के कितना हो जाएगा? ये R डैश का मान कितना आया था हमारा? 4 ओम आया था, तो 4 ओम। अब I1 का मान निकालिए, 0.5 है। अब पूछा है परिपथ में विभवांतर, यानी 2 वोल्ट जो दिया गया है, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर, 2 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर कितना होगा? तो V बराबर हो जाएगा I1 R। I1 का मान आपने निकाल लिया 0.5 इंटू R का मान 2 ओम, पूरा टोटल R लेंगे 2 ओम, ये हो जाएगा 5 दूनी के 10, 1 पॉइंट इतना वोल्ट। तो ये हो जाएगा विभवांतर आपका, ये है आंसर।